वेलकम टू बायोलॉजिक्स वंस अगेन एंड CSIR सीरीज 2020। तो कैसी चल रही है आप लोग की CSIR की प्रिपरेशन? आई होप बहुत अच्छी चल रही होगी। और मैं भी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जल्दी से जल्दी आपके लिए जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं CSIR से रिलेटेड उनको कवर कर दूँ, है ना। तो आपको पता है कि अभी हमारा जो सीरीज चल रहा है, हमारा जो सब्जेक्ट चल रहा है, यूनिट चल रहा है, वो कौन सा चल रहा है? वो चल रहा है प्लांट फिजियोलॉजी, यूनिट नंबर 6। और इसमें हम लोग क्या क्या डिस्कस कर चुके हैं? हम लोग डिस्कस कर चुके हैं अपना फोटोसिंथेसिस, राइट। फोटोसिंथेसिस डिस्कस कर चुके हैं, राइट। उसके बाद रेस्पिरेशन डिस्कस कर चुके हैं, ओके। उसके बाद हमने अभी रिसेंटली क्या कवर किया है? रिसेंटली कवर किया अपना फाइटो हॉर्मोन्स। तो ये तीन चीज़ें हम कवर कर चुके हैं, राइट। और ये तीनों इंपॉर्टेंट, बहुत ये तीनों टॉपिक्स काफ़ी इंपॉर्टेंट थे एग्ज़ाम के लिए आपके, है ना। और ये कम से कम नहीं तो आपके आराम से 15 से 20 मार्क्स कवर करते हैं, ठीक है। तो आगे बचे हुए टॉपिक्स हम जल्दी से जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। और उसी की कड़ी में आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं जिस टॉपिक का नाम है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हम आज पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम ये डिस्कस करते हैं कि मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। मेटाबोलाइट्स का मैं ज़्यादा आपको कुछ भी इंट्रोडक्शन नहीं दूंगा क्योंकि वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट अभी फ़िलहाल है नहीं। और हम लोग को पता है कि हम वही डिस्कस कर रहे हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़रूरी है ना। बाकी डिटेल में वीडियो बाद में बनेंगे। CSIR का एग्ज़ाम आप दे लीजिए, उसके बाद में जो भी पॉइंट्स, जो भी टॉपिक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उनको डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लेकिन अभी फ़िलहाल हमें CSIR एग्ज़ाम पे फोकस करना है और जल्दी से जल्दी अपना कवर करना है सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को, ठीक है। तो देखो मेटाबोलाइट्स क्या क्या होते हैं कि जो प्लांट की ग्रोथ में, प्लांट के डेवलपमेंट में प्लांट की हेल्प करते हैं, प्लांट को पैथोजन के डिफेंस से बचाते हैं, पैथोजन से बचाते हैं, पैथोजन अटैक से बचाते हैं ना। प्लांट्स के स्ट्रेस टॉलरेंस में हेल्प करते हैं, प्लांट के ऊपर जितने भी पैथोजन के अटैक्स होते हैं उनसे ओवरकम करने में हेल्प करते हैं। कौन? आपके मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए मेटाबोलाइट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब जो मेटाबोलाइट्स होते हैं वो होते हैं आपके मेनली दो टाइप के, ठीक है। कौन कौन से होते हैं? तो एक तो होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। एक होता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट और दूसरा होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो देखो प्राइमरी मेटाबोलाइट आपके एग्जाम के लिए, CSIR के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। आपके एग्जाम के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो हम डिस्कस करेंगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट, है ना। लेकिन प्राइमरी मेटाबोलाइट के कुछ पॉइंट्स जो हैं वो डिस्कस कर लेते हैं, है ना। तो जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो क्या क्या होता है कि जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो आपके सारे के सारे प्लांट्स सिंथेसाइज करते हैं, है ना, है ना। सिंथेसाइज्ड बाय ऑल प्लांट्स, ठीक है। प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आपके सिंथेसाइज करते हैं सारे के सारे प्लांट्स, राइट। एंड दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर डायरेक्टली पार्टिसिपेट इन इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई? ये प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। और थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वो है कि दे आर नॉट स्पीसीज स्पेसिफिक। ये स्पीसीज स्पेसिफिक नहीं है, ठीक है। ये सारे के सारे प्लांट्स में कॉमन होते हैं। तो आप इस चीज़ को अपनी नोटबुक में नोट कर लेना। दीज प्राइमरी मेटाबोलाइट्स आर यूनिवर्सल। सारे के सारे प्लांट्स जो होते हैं वो एक तरीके के ही प्राइमरी मेटाबोलाइट्स को प्रोड्यूस करते हैं जो कि उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में हेल्प करते हैं, डायरेक्टली उनके ग्रोथ और डेवलपमेंट में इन्वॉल्व होते हैं, ठीक है। लेकिन दूसरी तरफ जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो डायरेक्टली आपके इन्वॉल्व नहीं होते ग्रोथ और डेवलपमेंट में, ठीक है। ये क्या होते हैं? दे आर नॉट, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आर नॉट डायरेक्टली इन्वॉल्व्ड इन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। ये चीज़ आपको समझ में आई, राइट। इसके बाद क्या होता है कि ये जो होते हैं ना, ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये हाईली स्पेसिफिक होते हैं, ठीक है। हाईली स्पेसिफिक इन नेचर, मतलब अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स बनाते हैं, राइट। लाइक प्लांट ए इज सिंथेसाइजिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट टाइप ए, प्लांट बी इज सिक्रेटिंग एंड सिंथेसाइजिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट टाइप टू, टाइप बी। तो अलग अलग प्लांट्स अलग अलग टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स सिंथेसाइज करते हैं, ठीक है।
क्योंकि अलग अलग प्लांट्स का अलग अलग मैकेनिज्म होता है किसी भी कंडीशंस को के किसी भी कंडीशन में सर्वाइव करने का, या अलग अलग मैकेनिज्म होता है पैथोजन अटैक से ओवरकम करने का, स्ट्रेस को टॉलरेट करने का। इसलिए जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं नेचर में, ठीक है। उसके बाद ये जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ये आपके प्रोवाइड करते हैं प्लांट्स को बायोकेमिकल डिफेंस, ठीक है। इट प्रोवाइड्स बायोकेमिकल डिफेंस, ठीक है, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट हर्बीवोरस एंड पैथोजन, ठीक है। ये हर्बीवोरस और पैथोजन के अगेंस्ट एक बायोकेमिकल डिफेंस प्रोवाइड कराता है कौन, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं ना, अगर उनको किसी एनिमल ने खा लिया, जैसे प्लांट, जैसे आपने कभी कभी देखा होगा कि कोई कोई प्लांट्स कैसे होते हैं, पॉइजनस होते हैं, है ना। तो वो एक्चुअल में पॉइजन किसके लिए है, वो पॉइजन है एनिमल्स के लिए, हर्बीवोरस के लिए, लेकिन प्लांट्स के खुद के लिए वो पॉइजन, उनके लिए पॉइजन नहीं है, वो उनका सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स है। वो उनको अटैक से बचा रहा है, किसके, हर्बीवोरस के अटैक से बचा रहा है, पैथोजन के अटैक से बचा रहा है ना। तो जब एक बार कोई एनिमल उस प्लांट को खा लेगा, उसको खाने के बाद मर जाएगा, राइट, तो क्या होगा, दूसरे एनिमल्स अपने आप धीरे धीरे उस प्लांट्स को खाना बंद कर देंगे। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स क्या करता है, इट प्रोवाइड्स बायोकेमिकल डिफेंस अगेंस्ट हर्बीवोरस एंड पैथोजन, ठीक है। तो वो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं उनका रोल ही यही होता है ना, स्ट्रेस टॉलरेंस, ठीक है, पैथोजन अटैक से उनको बचाना, ठीक है। लेकिन वो डायरेक्टली उनकी ग्रोथ और डेवलपमेंट में शामिल नहीं होते प्लांट्स के, उसमें कौन होता है, प्राइमरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। तो इसीलिए इनका नाम भी इस तरीके से दिया गया है, प्राइमरी मतलब प्लांट्स को जिनकी ज़रूरत है, प्राइमरी सबसे पहले उनके खुद के ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, उसके बाद सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, उनको खुद की ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए ज़रूरत नहीं है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, बल्कि उनको डिफेंस के लिए, उनको स्ट्रेस टॉलरेंस के लिए, ठीक है, उन सब चीज़ों के लिए सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है ना। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। इसके बाद मैं आगे चलने से पहले आपको एक जल्दी से एक टेबल बना के दिखाता हूँ, और वो टेबल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से डायरेक्टली आपके CSIR के एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। लाइक इनमें से कौन सा आपको 2-4 मॉलिक्यूल के नाम दे दिए जाएंगे, और आपको उनका उनका जो स्पेसिफिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का टर्म होगा वो आपसे पूछा जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताता हूँ, अभी आपको समझ में आ जाएगा। देखिए, आपके सामने मैं एक टेबल ड्रॉ करने जा रहा हूँ, ठीक है। तो जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं ना, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ये आपके मेनली डिवाइडेड हैं 3 कैटेगरीज में, ओके। 3 कैटेगरीज में आपके मेनली डिवाइडेड है। तो वो कैटेगरीज कौन कौन सी हैं, तो पहली जो कैटेगरी है वो है आपकी टर्पीन्स की, टर्पीन्स, ठीक है। दूसरी जो कैटेगरी है आपकी, जो आपकी दूसरी कैटेगरी है, ठीक है, वो है आपकी फिनोलिक कंपाउंड्स की, राइट। और जो आपकी थर्ड कैटेगरी है, ठीक है, जो आपकी थर्ड कैटेगरी है वो है आपकी नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये 3 टाइप के आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको पढ़ने हैं, 3 टाइप के सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, ठीक है, जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अब हम जल्दी से फटाफट ये देख लेते हैं कि टर्पिन्स में कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। तो पहला जो है इसमें वो है आपका, उसका नाम है मिंथॉल, ठीक है। मिंथॉल आपका किस में मिलता है, आपका पीपरमिंट में मिलता है, ठीक है, मिंथॉल। तो ऐसे पूछ लिया जाएगा कि मिंथॉल आपके किस टाइप का सेकेंडरी मेटाबोलाइट है, तो वो आपका किस कैटेगरी में आता है, टर्पीन्स की कैटेगरी में आता है। इस टाइप के डायरेक्ट क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो आइए जल्दी से हम कुछ और टर्पीन्स के नाम देख लेते हैं। तो दूसरा होता है आपका लिम्नॉइड, ठीक है, लिम्नॉइड, ये होता है आपका सिट्रस में, ठीक है। तीसरा जो होता है वो होता है आपका एजा डायरेक्टिन, ये आपका पाया जाता है नीम में, ठीक है। फोर्थ जो होता है आपका वो होता है आपका पायरी, वो होता है आपका पायरीथ्रॉइड्स, हाँ, ये होता है आपका पायरीथ्रॉइड्स, ठीक है। उसके बाद जो फिफ्थ होता है आपका वो होता है आपका
इक्डीसोन, ठीक है। और उसके बाद जो होता है वो होता है आपका कार्डियोलाइड्स, राइट। फिर होता है आपका सिकूटा, ओके। और फिर होता है आपका सेपोनिन्स, ओके। और लास्ट एक और देख लेते हैं, वो होता है आपका लाइकोपिन। तो ये होते हैं आपके टर्पीन्स। तो इनके नाम आपको याद रखने हैं, ठीक है। और मैंने जैसे कि आपको स्टार्टिंग में बताया था, जो प्लांट फिजियोलॉजी होती है वो आपकी मेमोरी बेस्ड होती है, वहाँ से आपके सिर्फ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं। तो प्लांट फिजियोलॉजी तो आपको रटना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आराम से आपके 30 to 40 मार्क्स, 45 मार्क्स आराम से, कहीं नहीं गए, बहुत आसानी से आ सकते हैं CSIR के एग्जाम में। इसलिए प्लांट फिजियोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट यूनिट है आपकी CSIR के एग्जाम के लिए, ठीक है। अब देख लेते हैं फिनोलिक कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं। तो पहला फिनोलिक कंपाउंड का नाम है आपका फ्यूरा फ्यूरानो, इसका नाम थोड़ा सा लंबा है, इसका नाम है फ्यूरानो काउमेरिन, ओके। नेक्स्ट जो है आपका फिनोलिक कंपाउंड वो है आपका एलिलोपैथिक कंपाउंड, ठीक है, एलिलोपैथिक कंपाउंड। तीसरा जो है वो है आपका फ्लेवानॉइड्स, ठीक है। फोर्थ जो है आपका वो है आपका फ्लेवोन्स एंड फ्लेवानोल्स, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टैनिन, ओके। फिर नेक्स्ट है आपका फाइटो एलेक्सिन, ओके। और जो लास्ट है इसमें आपका फिनोलिक कंपाउंड में वो है आपका आइसोफ्लेवानॉइड्स। तो ये है आपके फिनोलिक कंपाउंड, राइट। इसके बाद जल्दी से हम देख लेते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड कौन कौन से होते हैं, ठीक है। नाइट्रोजन कंपाउंड, तो उनमें सबसे पहले आपका आता है एल्केलॉइड्स, एल्केलॉइड्स, ठीक है। और एल्केलॉइड्स में आपका आएगा क्या क्या आएगा वो देखते हैं। इसमें इसके सब टाइप्स हैं। एल्केलॉइड्स में आपका आ जाएगा कोडाइन, ठीक है। फिर आ जाए आपका मॉर्फिन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका रिजरपाइन, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा आपका स्ट्राइकिन, ठीक है। उसके बाद आएगा आपका निकोटीन। तो ये सब आपके एल्कलॉइड्स में आते हैं, जो कि आपके नाइट्रोजनस कंपाउंड होते हैं, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक। उसके बाद वैसे इसमें समझना कुछ नहीं है, इसमें सब सारा आपको याद करने वाला है पोर्शन, ठीक है। और ये आपको याद करना ही पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद आपके साइनोजेनिक कंपाउंड, ठीक है। देखिए इन सब का आप अपने तरीके से नोट्स बना लीजिए, ठीक है, तभी आपको ये इजीली याद होंगे, है ना। तो आप इनको अपनी कॉपी में नोट करते रहिए, या लेक्चर देख के बाद में जिस तरीके से भी आपको इजी वे में आपको नोट्स बना दें आप बना लीजिए। लेकिन ये आपको छोड़ने तो है ही नहीं, क्योंकि यहाँ से आपके क्वेश्चन काफ़ी सारे पूछे जाते हैं, ठीक है। तो साइनोजेनिक कंपाउंड जो है वो है आपका ग्लाइकोसिनोलेट, ठीक है। उसके बाद आपके आते हैं कुछ नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, ठीक है। और वो कौन कौन से हैं, तो वो हैं आपके, देख लेते हैं कौन कौन से हैं आपके। दो हैं वो। पहला है आपका इसमें इस नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स में जो पहला है वो है आपका कैनावेनाइन, ठीक है। ये जो होता है ना, ये आपका होता है सिमिलर टू एल आर्जिनिन, ठीक है। और दूसरा जो है इसमें आपका वो है एजिटिडाइन, ठीक है। एजिटिडाइन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये जो होता है वो होता है आपका सिमिलर टू प्रोलीन। तो ये आपके सारे हैं सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। उसके बाद अब हम बारी बारी से एक एक करके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के बारे में डिस्कस करेंगे, है ना। किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जहाँ जहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं मैं उन पोर्शंस को ही आपके साथ डिस्कस करूँगा, ठीक है। तो इस कैटेगरी में सबसे पहले जो आता है वो आता है हमारा टर्पीन्स, ठीक है। कौन सा आता है, टर्पीन्स। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि टर्पीन्स क्या होते हैं, है ना। और टर्पीन्स का जो सिंथेसिस होता है वो कौन से पाथवे से होता है। तो इनका जो पाथवे होता है ना सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में, पाथवे बहुत इंपॉर्टेंट है।
और पाथवे से बहुत इजी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन पाथवेज के बारे में अच्छे से समझना है, ठीक है। तो हमारा सबसे पहले कौन सा है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। हमें जो पढ़ना है वो हमें पढ़ना है टर्पीन्स के बारे में, ठीक है। अब मैं आपको इनके टाइप्स के टर्पीन्स की जो सब टाइप्स है वो मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं आपको ऑलरेडी वो बता चुका हूँ चार्ट के थ्रू, तो अपनी कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं टर्पीन्स के बारे में। तो सबसे पहले टर्पीन्स के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। ये जो टर्पीन्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, लार्जेस्ट क्लास ऑफ प्लांट सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका एग्जाम में आ सकता है कि लार्जेस्ट क्लास ऑफ सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स कौन सा होता है, टर्पीन्स, ठीक है। उसके बाद सिंथेसाइज्ड बाय, इसका प्रिकर्सर कौन होता है, इसका प्रिकर्सर होता है, इट इज सिंथेसाइज्ड बाय आइसोप्रीन, आइसोप्रीन, ठीक है। और जो आइसोप्रीन होता है वो होता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड। अभी हम इसके सिंथेसिस की जब बात करेंगे तो वहाँ पे आपको अच्छे से समझ में आएगा, राइट। अब चलते हैं आगे। तो जो टर्पीन्स होते हैं ना, वो आपके क्लासिफाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कार्बन नंबर, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन्स, ठीक है। इनका क्लासिफिकेशन किस तरीके से होता है, तो इनका क्लासिफिकेशन देखते हैं। तो इसका जो क्लासिफिकेशन है वो किस तरीके से किया गया है, वो किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, राइट, ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन एटम्स। तो वो देख लेते हैं कैसे। तो देखो, अगर अगर इसमें 5 कार्बन है, अगर आपके 5 कार्बन्स प्रेजेंट हैं आपके टर्पीन्स में, तो वो है आपका आइसोप्रीन, ठीक है, आइसोप्रीन, ठीक है। अगर आपके, तो अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका 5 कार्बन है, तो इसका मतलब आपका आइसोप्रीन है, मतलब एक आइसोप्रीन। तो आपके मतलब एक आइसोप्रीन में देर आर 5 कार्बन एटम्स। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है, ठीक है। तो अब यहाँ पे देखो धीरे धीरे इसका सीक्वेंस किस तरीके से आता है। अगर 10 कार्बन्स हो गए, 10 कार्बन्स हो गए, तो आपके कितने होंगे, 2 आइसोप्रीन हो जाएंगे, है ना। कुछ नहीं है, ये बहुत ही आसान है। और जब 2 आइसोप्रीन बनते हैं तो आपका बनता है आपका एक मोनो टर्पीन, ठीक है। एग्ज़ाम में यहीं से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको बस थोड़ा बहुत याद रखना है, मेमोरी बेस्ड है क्वेश्चन, और आप इजीली से मार्क्स अटेन कर सकते हो इस पोर्शन से, ठीक है। उसके बाद आपके अगर 15 कार्बन्स हो गए, 15 कार्बन्स हो गए, तो इसका मतलब यहाँ पे कितने आइसोप्रीन है, 3 आइसोप्रीन है, ठीक है। और जो मॉलिक्यूल आपका बनता है 15 कार्बन का, ठीक है, वो बनता है आपका सस्क्यूटर्पीन, सस्क्यूटर्पीन, ठीक है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ सस्क्यूटर्पीन, देख रहे हो। तो इसका मतलब 1 मॉलिक्यूल ऑफ सस्क्यूटर्पीन में आपके कितने कार्बन एटम्स हैं, 15 कार्बन एटम्स हैं, और 3 आइसोप्रीन यूनिट्स हैं। तो 2 आइसोप्रीन यूनिट मिलके बनाता है एक मोनोटर्पीन, 3 आइसोप्रीन यूनिट्स मिलके बनाता है एक सस्क्यूटर्पीन। तो यही चीज़ें हैं, यही एग्जाम में पूछी जाती हैं बार बार, ठीक है। उसके बाद अगर आपके 20 कार्बन्स हो गए, 20 कार्बन्स हो गए, तो आपका कितने आइसोप्रीन बनेंगे, 4 आइसोप्रीन्स। और जो आपका मॉलिक्यूल होगा वो होगा आपका डाई टर्पीन, ठीक है, डाई टर्पीन। सिंपल है, देखो मोनोटर्पीन में आपके कितने कार्बन थे, 10, ठीक है। तो डाई टर्पीन का मतलब क्या हुआ, आपके डाई टर्पीन में 2 मोनोटर्पीन होंगे, है ना। तो 2 मोनोटर्पीन होगा, इसका मतलब वो क्या कहलाएगा, डाई टर्पीन, ठीक है। तो एक डाई टर्पीन में आपके 20 कार्बन एटम्स होंगे, ठीक है, और एक मोनोटर्पीन में आपके 10 कार्बन एटम्स होंगे। तो आपको याद हो जाएगा, ये आप अपने तरीके से याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपके अगर यहाँ पे 4 आइसोप्रीन थे, अब अगर आपके 6 आइसोप्रीन होंगे, 6 आइसोप्रीन, ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ पे हो गए आपके कितने, 30 कार्बन्स हो गए, ठीक है। 30 कार्बन का मतलब 6 आइसोप्रीन। तो जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो आपका बनेगा ट्राई टर्पीन। तो बस आप सीक्वेंस तो आप समझ ही गए हैं, ठीक है ना। ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत पड़नी नहीं चाहिए। उसके बाद अगर आपका 40 कार्बन सॉरी अगर आपके यहाँ पे, हाँ, अगर आपके 8 आइसोप्रिन्स होंगे, 8 आइसोप्रीन होंगे, तो इसका मतलब यहाँ पे आपके 40 कार्बन्स होंगे, ठीक है। और जो आपका मॉलिक्यूल बनेगा वो बनेगा आपका टेट्रा टर्पीन, ठीक है।
समझ रहे हो इस चीज़ को। और लास्ट में अगर आपका ग्रेटर देन मोर देन 8 आइसोप्रीन होगा तो उस मॉलिक्यूल को आप बोलोगे पॉलीटर्पिन। ये चीज़ तो आपको पता ही है, ठीक है। मतलब इसमें आइसोप्रीन आप काउंट नहीं कर रहे, 8 से कितने भी ज़्यादा होंगे तो वो आपके आ जाएंगे पॉलीटर्पिन में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है ना। अब देखो इसके आगे जब हम चलेंगे तो हम बात करेंगे कि भाई ये जो टर्पिन होते हैं वो सिंथेसाइज कैसे होते हैं, है ना। तो हम क्या पढ़ने जा रहे हैं, हम पढ़ने जा रहे हैं बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, ठीक है, बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना नेक्स्ट सब टॉपिक जो है टर्पीन बायोसिंथेसिस, बायोसिंथेसिस, राइट। तो मैं आपको बता दूं कि जो टर्पीन का जो बायोसिंथेसिस होता है ना वो होता है आपका 2 डिफरेंट पाथवे से हो सकता है, ठीक है। तो इट कैन बी सिंथेसाइज्ड बाय 2 डिफरेंट पाथवेज, ठीक है। तो उन पाथवेज का नाम क्या है आप याद रख लीजिए। जो पहला पाथवे है वो है आपका मेवालोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। और जो दूसरा पाथवे है वो है आपका, दूसरा पाथवे जो है आपका वो है आपका मिथाइल इरिथ्रोटॉल इरिथ्रोटॉल पाथवे, ठीक है। तो ये 2 पाथवे से आपका टर्पिन का बायोसिंथेसिस हो सकता है। और डायरेक्टली यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि टर्पिन का बायोसिंथेसिस कौन कौन से पाथवे से होगा। आपको ऑप्शन में दिया जाएगा कि इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पाथवेज, कॉम्बिनेशन ऑफ पाथवेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स, राइट। और आपको सेलेक्ट करने होंगे, उसमें ऑप्शन दिए होंगे मेवेलोनिक एसिड पाथवे एंड मिथाइल एथिल पाथवे, फिर 2 और कोई कॉम्बिनेशन दिए होंगे, 2 और कोई कॉम्बिनेशन दिए होंगे और आपको सही वाला कॉम्बिनेशन सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो अब इसका डिस्कशन करते हैं कि ये पाथवेज किस तरीके से चलते हैं, ठीक है। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम किससे, अपने पहले पाथवे से जिसका नाम है आपका मेवेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो मेवेलोनिक एसिड मैं आपको पाथवे स्टार्ट करने से पहले बता दूं कि ये दोनों पाथवेज अलग अलग लोकेशन में होते हैं सेल के अंदर, ठीक है, लेकिन एक पॉइंट पे आके दोनों पाथवेज मिल जाते हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम दोनों पाथवेज को अलग अलग और लास्ट में हम दोनों पाथवेज को एक साथ कनेक्ट करेंगे, राइट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम अपने मेवेलोनिक एसिड पाथवे से। तो ये है आपका मेवेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है, ओके। और दूसरी तरफ है आपका कौन सा पाथवे, मैं दोनों को आपको एक साथ लेके चलूँगा जिससे आपको समझ में आ जाएगा। मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे, ठीक है, ओके। तो ये जो सबसे पहले क्वेश्चन एग्ज़ाम में आपके एक तो ये आएगा कि जो आपका मेवेलोनिक एसिड पाथवे है वो आपका कहाँ पे होता है। तो आपकी लोकेशन जो होती है मेवेलोनिक एसिड पाथवे की वो होती है आपकी साइटोसोल, ये आपका साइटोसोल में होता है। और जो मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे होता है वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट में या फिर आपका होता है प्लास्टिड में, राइट। तो ये चीज़ें आपको याद रखनी है, यहाँ से एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन डायरेक्टली पूछा जा सकता है, ठीक है। इसके बाद अब हम स्टार्ट करते हैं मेवेलोनिक एसिड पाथवे से, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसमें मॉलिक्यूल होता है वो होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, राइट। तो आपके 3 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए, 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए जब मिलते हैं तो आपका बनता है 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेवेलोनिक एसिड, ठीक है। तो आपको पता है कि एसिटाइल कोएंजाइम में 2 कार्बन्स होते हैं, है ना। और इसके कितने मॉलिक्यूल्स हैं, 3 मॉलिक्यूल्स, तो 3 × 2 = 6। तो 1 मॉलिक्यूल ऑफ मेवेलोनिक एसिड में आपके 6 कार्बन्स होते हैं। तो ये आपका क्या है, 6 कार्बन कंपाउंड है, समझ में आ रहा है। तो अब देखो यहाँ पे मेवेलोनिक एसिड इज़ द फर्स्ट प्रोडक्ट इस पाथवे का, है ना। इसीलिए इस पाथवे का नाम है आपका क्या है, इस पाथवे का नाम आपका मेवेलोनिक
एसिड पाथवे, ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है, मेवेलोनिक एसिड पाथवे। चलिए, इसके बाद अब हम आगे चलते हैं। तो क्या होता है कि इस मेवेलोनिक एसिड का सबसे पहले होता है यहाँ पे आपका फोस्फोराइलेशन। क्या होता है? फोस्फोराइलेशन, ठीक है। इसके बाद आपका होता है नेक्स्ट, आपका होता है डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। और फिर इसके बाद आपका होता है डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन। और इन तीनों स्टेप के बाद फोस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन होता है जब मेवालोनिक एसिड का, तो आपका जो मॉलिक्यूल बनता है वो होता है आपका, क्या होता है? वो बनता है आपका IPP, ठीक है, IPP। और इस IPP का नाम होता है आपका, इसका नाम होता है आइसोपेंटेनाइल, आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट, ठीक है, IPP। और ये जो होता है वो होता है आपका 5 कार्बन कंपाउंड, राइट। यहाँ तक आपको समझ में आया? इसके बाद अब देखिए, अब हम चलते हैं अपना कहाँ पर? मिथाइल एरिथ्रोटॉल पाथवे पे, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि जो मिथाइल एरिथ्रोटॉल पाथवे है वो भी आपका IPP पे आके रुकेगा और फिर IPP से यहाँ से हमारा कॉमन पाथवे चलेगा, ठीक है। तो अब जो मिथाइल एरिथ्रोटॉल पाथवे होता है ना, उसमें आपका जो पहला मॉलिक्यूल होता है, किससे स्टार्ट होता है ये पाथवे? तो एक तो होता है आपका ग्लिसरीएल्डिहाइड, ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट, राइट, एंड पायरुवेट। तो ग्लिसरीएल्डिहाइड 3 फॉस्फेट और पायरुवेट, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बनता है? आपका बनता है डीऑक्सीजाइलोज, डीऑक्सीजाइलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ पे क्या होता है आपका? यहाँ पे होता है आपका एक CO2 रिलीज। तो ये आपका बेसिकली इस प्रोसेस का नाम क्या हो गया? इस प्रोसेस का नाम हो गया आपका, यहाँ पे क्या हो रहा है? डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। तो पायरुवेट प्लस ग्लिसरल्डिहाइड, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका बना डीऑक्सीजाइलोज 5 फॉस्फेट, ठीक है। और यहाँ किस स्टेप के थ्रू? तो ये आपका हो रहा है डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। इसके बाद जब हम आगे चलेंगे तो जो डीऑक्सीजाइलोज 5 फॉस्फेट आपका बना है, इससे आपका जो नेक्स्ट मॉलिक्यूल बनेगा उसका नाम है आपका मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या मॉलिक्यूल बन रहा है आपका? मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट, इसीलिए इस पाथवे का नाम है मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे। समझ में आ रहा है ना? मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे, ठीक है। तो दोनों पाथवे का नाम क्यों पड़ा है मेवेलोनिक एसिड पाथवे और मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे, ये आपको अब समझ में आ गया होगा। इसके बाद आपका बनता है मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे, मिथाइल इरिथ्रोटॉल फॉस्फेट से आपका बनता है क्या? आपका बनता है IPP, दिस इज़ 5 कार्बन कंपाउंड। अब देखो यहाँ पे भी आपका IPP बना था मेवेलोनिक एसिड पाथवे में, और मिथाइल इरिथ्रोटॉल पाथवे में भी आपका IPP बना है, ठीक है। तो अब क्या होता है? दोनों में IPP कॉमन है, तो अब ये यहाँ से आपका जो स्टेप्स होंगे आगे के वो कॉमन होंगे, मतलब सेम स्टेप्स इस पाथवे में भी होंगे कंटिन्यू, राइट, और सेम स्टेप्स इस पाथवे में भी कंटिन्यू होंगे। इसलिए मैंने दोनों पाथवेज को कनेक्ट कर दिया है, ठीक है। तो आपको याद रखने में आसानी होगी, ठीक है।
इसके बाद जो भी स्टेप्स होंगे वो दोनों में कॉमन होंगे, इसलिए हम एक कॉमन पाथवे के हेल्प से ही समझेंगे। लेकिन दोनों पाथवेज आपके चलते हैं कहाँ, अलग अलग, लेकिन एक जगह पे आके, एक पॉइंट पे आके दोनों पाथवेज मिल जाते हैं। और वो कौन सा पॉइंट है, वो है फॉर्मेशन ऑफ आइसोपेंटेनाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, चलिए, तो अब आपका यहाँ पे बन गया है IPP। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होता है कि इस IPP के साथ आपका यहाँ पे एक और IPP आ जाता है, समझ रहे हो। एक IPP यहाँ से आया और दूसरा IPP, मतलब दो IPP मिल गए। ठीक है, दो IPP यहाँ पे आपके मिल गए, तो आपका क्या बनेगा, आपका बना जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, एक नया मॉलिक्यूल आपका बना, उसका नाम है आपका जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, राइट। अब अगर आप ध्यान से यहाँ पे देखेंगे तो देखिए, यहाँ पे आपके IPP में IPP में आपके कितने कार्बन होते हैं, 5 कार्बन्स। ठीक है, दो IPP मिल गए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपके कितने हो गए, 10 कार्बन्स। दो IPP मिलते हैं तो आपका बनता है एक जर्नाइल पायरोफॉस्फेट, 1 मॉलिक्यूल ऑफ जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। तो इस जर्नाइल पायरोफॉस्फेट में आपके होते हैं 10 कार्बन्स। ठीक है, तो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट इज योर 10 कार्बन कंपाउंड, राइट। नाउ व्हाट इज नेक्स्ट, इसके आगे क्या होता है, देखिए अब क्या होता है कि एक जर्नाइल पायरोफॉस्फेट आपका बन चुका है। अब नेक्स्ट मॉलिक्यूल जो होता है वो आपका क्या बनता है, वो आपका बनता है फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और ये कैसे बनता है, क्योंकि इसके साथ आपका एक मॉलिक्यूल ऑफ क्या आ जाता है, एक मॉलिक्यूल IPP का और अटैच हो जाता है। ठीक है, समझ रहे हो। तो देखो, जर्नाइल पायरोफॉस्फेट वाज योर 10 कार्बन कंपाउंड, और इसके साथ एक IPP भी ऐड हो गया, तो IPP में होते हैं 5 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, तो 10 + 5 = 15। तो फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट क्या होता है, 15 कार्बन कंपाउंड होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है। ओके, इसके बाद आगे क्या होता है कि अगला जो मॉलिक्यूल बनता है वो बनता है आपका जर्नाइल पायरोफॉस्फेट। ठीक है, और ये कैसे बनता है कि फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट में आपका एक और मॉलिक्यूल ऑफ IPP ऐड हो जाता है। 1 मॉलिक्यूल ऑफ IPP इज एडेड टू द फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट है, ओके। and you know that there is 15 carbons in farnesyl pyrophosphate and there is 5 carbon in IPP, okay। तो 15 + 5 = 10। तो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट में आपके कितने कार्बन्स हो गए, यहाँ पे हो गए आपके 20 कार्बन्स। ठीक है, तो ये जो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट होता है ना, ये क्या होता है आपका 20 कार्बन कंपाउंड होता है। और आपको पता है, आप अगर थोड़ा बैक जाके देखेंगे तो हमने देखा था कि 20 कार्बन कंपाउंड को आप क्या बोल रहे थे, आप बोल रहे थे डाई टर्पीन, है ना। तो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट क्या है आपका, वो है आपका डाई टर्पीन। ठीक है, तो अब देखिए आगे क्या होता है कि ये जो जर्नाइल पायरोफॉस्फेट है, ये बहुत सारे जर्नाइल पायरोफॉस्फेट एक साथ जुड़ते जाते हैं, है ना। तो मतलब आप बोल सकते हो कि पॉलीमर ऑफ जर्नाइल पायरोफॉस्फेट बन जाता है। तो उससे आपका क्या बनता है, आपका बन जाता है पॉलीटर्पीन। ठीक है, तो इस तरीके से आपका टर्पीन का बायोसिंथेसिस कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, तो आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इस पाथवे को याद रखना है। ये पाथवे आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, इसको क्यों मिथाइल एरिथ्रोटॉल पाथवे बोलते हैं, क्यों मेवेलोनिक एसिड पाथवे बोलते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है। ठीक है, पहला पॉइंट कि आपका मेवेलोनिक एसिड पाथवे कहाँ पे होता है, तो वो होता है आपके साइटोसोल में। ठीक है, मिथाइल एरिथ्रोटॉल पाथवे कहाँ होता है, वो आपका होता है क्लोरोप्लास्ट या प्लास्टिड में। ठीक है, और
मेवेलोनिक एसिड पाथवे की शुरुआत होती है आपके एसिटाइल कोए से, राइट। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी है, ठीक है। ये सारी चीज़ आपको याद रखनी है। जब मेवेलोनिक एसिड से आपका आईपीपी बनता है तो कौन कौन सी चीज़ें आपकी होती है, तो वो होती है फॉस्फोराइलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन और डिहाइड्रेशन, ठीक है। तो आप इस पाथवे को बिल्कुल अच्छे तरीके से मेमोराइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपके कई सारे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। फिर आपको याद रखना है कि यहाँ पे आपको जर्नाइल जर्नाइल पायरोफॉस्फेट बनता है इस पाथवे में, फर्नेसाइल पायरोफॉस्फेट बनता है, इसमें कितने कार्बन होते हैं, तो ये सारी चीज़ें भी आपको याद रखनी है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका बायोसिंथेसिस ऑफ टर्पीन्स। इसके बाद हम चलते हैं डिस्कस करने के लिए, क्या वो है कि कुछ इम्पॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स और कुछ जैसे कि मैंने आपको स्टार्टिंग में कुछ नाम बताए थे टर्पीन्स के कि कौन कौन से टर्पीन्स होते हैं। जैसे पायरोथ्रॉइड्स होता है ना, पिपरमिंट होता है, सिट्रस होता है, तो सॉरी मिंथॉल होता है, लिमनॉइड होता है। तो इनके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं और टर्पीन्स के कुछ इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में पढ़ते हैं। तो क्या पढ़ने वाले हैं हम, कुछ इम्पॉर्टेंट की पॉइंट्स, ठीक है, की पॉइंट्स जो आपको एग्ज़ाम के लिए याद रखना है फॉर CSIR, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो पहला जो पॉइंट है नोट कर, आप अपनी नोटबुक में नोट करना शुरू कर दीजिए, ठीक है। पहला जो पॉइंट है, जो आपका टर्पीन है ना, वो जो आपका टर्पीन है, ये आपका टर्पीन दो तरीके से काम कर सकता है, ठीक है। पहला जो है, ये आपका एज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट भी काम कर सकता है, ठीक है। आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट भी काम कर सकता है, कौन, आपका टर्पीन, ठीक है। लाइक इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं, जैसे कि एग्जाम्पल हो गया आपका एब्सिसिक एसिड। एब्सिसिक एसिड इज़ योर प्राइमरी मेटाबोलाइट, लेकिन ठीक है, ये आता है किसके अंदर, ये आता है आपके टर्पीन्स के अंदर, है ना। टर्पीन एक्चुअल में क्या है, वो है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन ये जो सेकेंडरी टर्पीन है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, लेकिन टर्पीन की खासियत ये है कि ये एज ए प्राइमरी मेटाबोलाइट भी काम कर सकता है, ठीक है। जैसे कि ABA एब्सिसिक एसिड, ठीक है। फिर हो गया आपका जिब्रेलिक एसिड, राइट, ये हो गया आपका स्टीरॉल। तो आपको पता है कि ये सब क्या है, ये सब है प्लांट हार्मोन्स जो कि प्लांट की ग्रोथ और डेवलपमेंट में रोल प्ले करते हैं, ठीक है। ये एक्ट कर रहा है, मतलब इट इज़ एक्टिंग एज primary metabolite, but these are not actually primary metabolites, these are actually secondary metabolites। so ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा तो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ही, तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में क्या क्या आ जाते हैं आपके, जो कि एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो ये दो तरीके से काम कर सकता है, इट कैन एक्ट एज प्राइमरी मेटाबोलाइट एंड इट कैन एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आपके कौन कौन सी चीज़ें आती हैं, वो ठीक है, वो अभी हम आगे देख लेते हैं, ठीक है। जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया था, आप थोड़ा सा पीछे जाके देख लीजिए, जब हम क्लासिफिकेशन कर रहे थे तो वो सारी चीज़ें आपकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स में आ जाती हैं, ठीक है। उसके बाद हाँ, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद टर्पीन्स की जो अगली खासियत होती है वो होती है, इसकी जो नेक्स्ट खासियत होती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, वो क्या होता है कि दीज टर्पीन्स आर एक्सट्रीमली टॉक्सिक इन नेचर, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं, राइट, है ना। और बहुत, एंड फॉर मैनी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स एंड मैमल्स, दैट्स, तो ये जो होते हैं ना टर्पीन्स, दे आर वेरी टॉक्सिक फॉर मैनी प्लांट फीडिंग इंसेक्ट्स एंड एनिमल्स। जो इंसेक्ट्स और एनिमल्स प्लांट्स पे डिपेंड करते हैं, है ना, तो उनके लिए ये जो टर्पीन्स होते हैं काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक होते हैं। अगर उन्होंने, उन एनिमल्स ने और उन इंसेक्ट्स ने इन प्लांट्स को खा लिया जो कि टर्पिन प्रोड्यूस करते हैं, तो क्या होगा, उनके अंदर टॉक्सिसिटी कॉज हो जाएगी, उनकी डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो टर्पिन्स के पास क्या होती है, हाईली टॉक्सिक नेचर होती है, ठीक है। समझ में आ रहा है। तो ये क्या करता है, टर्पिन्स क्या करता है आपका, प्रोवाइड करता है आपका क्या, इट प्रोवाइड्स टू प्लांट, प्रोवाइड टू प्लांट, सॉरी,
it provides defense provides defense mechanism to plant, ठीक है, राइट, अगेंस्ट होम, अगेंस्ट इंसेक्ट्स एंड मैमल्स। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है टर्पिन्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद जो थर्ड पॉइंट है वो ये है कि जो टर्पिन्स होते हैं वो मेनली स्टोर्ड कहाँ होते हैं। दीज टर्पिन्स आर मेनली stored in modified extra cellular space of cell wall, ठीक है। जो सेल वॉल का जो एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस होता है, मॉडिफाइड एक्स्ट्रा सेलुलर स्पेस, वहाँ पे ये टर्पिन्स स्टोर होते हैं, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर याद रखना, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि थोड़े स्पेशल होते हैं। यहाँ तक समझ में आया, ठीक है। तो यहाँ तक समझने के बाद आपको एक चीज़ समझ में आ रही होगी कि टर्पिन्स क्या हैं, एक्चुअली में क्या कर रहे हैं, प्लांट्स की हेल्प कर रहे हैं उनकी डिफेंस मैकेनिज्म में अगेंस्ट हर्बीवोरस एनिमल्स एंड इंसेक्ट्स, ठीक है, ताकि एनिमल्स उन प्लांट्स को ना खा पाए जिनके अंदर टर्पिन्स प्रोड्यूस होता है, ठीक है। क्यों? तो टर्पिन्स क्या कर रहे हैं, एक तरीके से प्लांट्स को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, है ना। तो हम ये लिख सकते हैं कि टर्पिन्स क्या करते हैं, टर्पिन्स एडवर्टाइज द टॉक्सिसिटी ऑफ प्लांट्स, है ना, कि प्लांट्स के पास भी टॉक्सिसिटी है ना, अगेंस्ट हर्बीवोरस मैमल्स एंड इंसेक्ट्स, ताकि तुम लोग ताकि वो लोग इन प्लांट्स को ना खाएं, इन प्लांट्स से बच के रहें, ठीक है। तो इस तरीके से टर्पिन्स क्या करता है, प्लांट्स की हेल्प करता है और उनको डिफेंड करता है, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए, अब जो मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट टर्पिन्स के नाम बताए थे उनके बारे में जल्दी जल्दी डिस्कस कर लेते। तो उनमें से जो पहला जो टर्पिन्स था वो था हमारा पायरीथ्रॉइड्स, ठीक है। तो इसकी क्या खासियत है, इसकी खासियत ये है कि पहली चीज़ जो आपको याद रखनी है वो तो ये है कि ये जो पायरीथ्रॉइड्स है वो है आपका मोनोटर्पिन, ठीक है। एग्ज़ाम में आपके क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है, ये है मोनोटर्पिन और इसके पास होती है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, ठीक है, इसके पास होती है इंसेक्टिसाइडल एक्टिविटी, पायरीथ्रॉइड, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट है आपका टर्पिन, कौन सा, नेक्स्ट टर्पिन है आपका फाइटोइग्डीसोल, ठीक है। और ये टर्पिन आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, फाइटोइग्डीसोन, ठीक है। ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो बहुत ज़्यादा ख़ास है, ठीक है। अब ये सबसे पहले मिलता कहाँ है वो देख लीजिए। इट इज़ फाउंड इन अ प्लांट विच इज़ नोन एज पॉलीपोडियम वुल्गेरा, ठीक है। तो ये उतना इम्पॉर्टेंट नहीं है एग्ज़ाम के लिए, लेकिन इसके बाद जो मैं पॉइंट आपको बताने जा रहा हूँ वो काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो फाइटोइग्डीसोन क्या करता है, ये डिस्टरप्ट करता है, ये जो पॉइंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के लिए। डिस्टरप्ट द मॉल्टिंग प्रोसेस इन इंसेक्ट्स में ये मॉल्टिंग प्रोसेस को डिस्टरप्ट करता है, ठीक है। अब ये मॉल्टिंग प्रोसेस क्या होता है आप लिख सकते हैं अपनी नोटबुक में। मॉल्टिंग क्या होता है, शेडिंग ऑफ एक्सोस्केलेटन टू लेट द ऑर्गेनिज्म ग्रो। मतलब आप देखते हैं ना कि जैसे कभी ऐसे इंसेक्ट्स
का जो इंसेक्ट कैसे डेवलप होते हैं, मतलब उनकी बॉडी कैसे ग्रो करती है। जैसे आपको पता है कि इंसेक्ट जो होता है वो सबसे पहले कौन से फॉर्म में होता है, वो होता है आपका लार्वा की फॉर्म में, ठीक है। फिर लार्वा से आपका बनता है क्या, प्यूपा, ठीक है। और फिर प्यूपा से आपका बनता है इंसेक्ट, ठीक है। ये चीज़ आपको पता है ना। तो क्या होता है कि यहाँ पे क्या होता है ना कि जब लार्वा से प्यूपा में जब कन्वर्जन होता है तो यहाँ पे क्या होता है कि इंसेक्ट्स के पास एक हार्मोन होता है, ठीक है। एक खास हार्मोन होता है जो लार्वा से प्यूपा में कन्वर्जन करवाता है, और वो कौन सा होता है, वो होता है आपका इग्डीसोन, इग्डीसोन, ठीक है। तो ये आपका क्या करता है, कन्वर्ट करवाता है लार्वा को प्यूपा में, ठीक है। लेकिन जो फाइटो इग्डीसोन होता है ना, जो फाइटो इक्डीसोन होता है आपका, जो कि हम सेकेंडरी मेटाबोलाइट की बात कर रहे हैं, ये वाला फाइटो इक्डीसोन जो प्लांट्स में पाया जाता है, वो क्या करता है, इस प्रोसेस को इनहिबिट कर देता है, नेगेटिव रेगुलेटर होता है, नेगेटिवली इम्पैक्ट करता है, लार्वा से प्यूपा को बनने नहीं देता, ठीक है। तो जो इंसेक्ट्स उन प्लांट्स पे अटैक करते हैं या उन प्लांट्स पे ग्रो करने की कोशिश कर रहे हैं जिनके अंदर क्या प्रोड्यूस हो रहा है आपका, फाइटो इग्डीसोन, तो वहाँ पे क्या होगा, वो उन इंसेक्ट्स के लार्वा प्यूपा में कन्वर्ट हो ही नहीं पाएंगे, ठीक है। और वो फाइनली डेवलप नहीं हो पाएंगे आपके इंसेक्ट्स में। तो फाइटो इग्डीसोन का रोल आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो इसके पास क्या होती है, अगर आप समझ गए होंगे, इसके पास होती है लार्वासाइडल, लार्वासाइडल एक्टिविटी, राइट। तो ये था आपका फाइटो इग्डीसोन के बारे में, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका कार्डियोलाइट्स, ठीक है, कार्डियोलाइट्स। चलिए कार्डियोलाइट्स क्या होता है वो समझ लेते हैं जल्दी से, है ना। तो फोर्थ जो है आपका वो है कार्डियोलाइट्स, ठीक है। तो जो कार्डियोलाइट्स के बारे में जो पहला पॉइंट है ये है कि इट इज़ extremely toxic in nature, extremely toxic for herbivores, राइट, है ना। तो ये सब किसके अंडर आ रहे हैं, टर्पीन्स के अंदर। तो टर्पीन्स तो हाईली टॉक्सिक है ना। इसलिए जो कार्डियोलाइट्स है वो है क्या, एक्सट्रीमली टॉक्सिक है फॉर हर्बीवोरस। ऐसा क्यों, क्योंकि इसकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि इट इनहिबिट्स द सोडियम पोटेशियम पंप, ये सोडियम पोटेशियम पंप को ही इनहिबिट कर देता है। कहाँ पे, इन द मेम्ब्रेन ऑफ हार्ट सेल, ठीक है, हार्ट सेल, एंड कॉज हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स। और आपको पता ही है कि हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स कितनी दुखदाई होती है ना, कितनी ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक होती है। तो ये क्या करता है, कार्डियोलाइट्स आपका सोडियम पोटेशियम पंप को ही इनहिबिट कर देता है, इसीलिए ये एक्सट्रीमली टॉक्सिक होता है, किसके लिए, हर्बीवोरस के लिए। उसके बाद जो नेक्स्ट है हमारा वो है हमारा सिकुटा, ठीक है, सिकुटा, राइट। तो सिकुटा क्या है, सिकुटा जो है वो क्या करता है, ये आपका ब्लॉक करता है, इट ब्लॉक्स द वोल्टेज गेटेड पोटेशियम पंप, ठीक है। वोल्टेज गेटेड पोटेशियम पंप को ये क्या करता है, ये ब्लॉक कर देता है, ठीक है। इसलिए ये भी हाईली टॉक्सिक होता है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है आपका सैपोनिन्स, ठीक है। सैपोनिन्स क्या होता है, सैपोनिन जो होता है इसके पास होती है डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है, डिटर्जेंट लाइक प्रॉपर्टी, ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो ये क्या करता है, इट बाइंड्स टू द डाइजेस्टिव ट्रैक, इट बाइंड्स टू द डाइजेस्टिव ट्रैक ऑफ हर्बीवोरस,
ठीक है, हर्बीवोरस के डाइजेस्टिव ट्रैक में बाइंड कर जाता है एंड इट प्रिवेंट्स अपटेक ऑफ वेरियस डाइजेस्टिव मटेरियल। तो इस तरीके से सैपोनिन इज टॉक्सिक फॉर हर्बीवोरस एनिमल्स। समझ में आ रहा है ये चीज़? तो ये था सारा इंफॉर्मेशन आपका किसके बारे में, टर्पीन्स के बारे में। तो टर्पीन्स के बारे में आपको इतनी ही चीज़ें ज़रूर पढ़ के जानी है सीएसआर के एग्ज़ाम में, है ना। और ऑलमोस्ट आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन इन्हीं सब चीज़ों से पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करेंगे किसकी, फिनोलिक कंपाउंड्स की, ठीक है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम लोग फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में, ठीक है। तो फिनोलिक कंपाउंड्स के अंदर कौन कौन से आपके सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आते हैं वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ सबसे पहले इन द फॉर्म ऑफ टेबल, राइट। तो अभी हम डिस्कस करेंगे जो फिनोलिक कंपाउंड्स होते हैं वो आपके जो सिंथेसाइज होते हैं वो आपके होते हैं दो पाथवे से, सिंथेसाइज्ड बाय टू डिफरेंट पाथवे, ठीक है। तो उन पाथवेज के नाम क्या क्या हैं? तो जो पहला पाथवे है वो है आपका शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है, शिकिमिक एसिड पाथवे, ठीक है। और दूसरा जो है वो है आपका दूसरा जो है वो है आपका मेलोनिक एसिड पाथवे, मेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या किसके बारे में डिस्कस करेंगे, कौन से पाथवे के बारे में? हमारा जो फर्स्ट पाथवे है दैट इज शिकिमिक एसिड पाथवे, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो शिकिमिक एसिड पाथवे कहाँ से स्टार्ट होता है, स्टार्टिंग के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं उसके? तो जो शिकिमिक एसिड पाथवे होता है वो आपका स्टार्ट होता है सबसे पहले आपका एक मॉलिक्यूल आता है इरिथ्रोस फोर फोस्फेट, ओके, राइट। और एक होता है आपका फोस्फो इनॉल पायरुवेट, ठीक है, जिसको आप PEP भी बोलते हैं, ठीक है। तो जो आपका इरिथ्रोस फोर फोस्फेट होता है, ठीक है, वो आपका कौन से पाथवे से आता है? वो आपका आता है फ्रॉम PPP, पेंटोस फोस्फेट पाथवे से आता है आपका ये, ठीक है। क्या, इरिथ्रोस फोर फोस्फेट। तो ये चीज़ें भी आपको ध्यान रखनी है। और जो आपका फोस्फोइनोल पायरुवेट होता है वो आपका आता है फ्रॉम ग्लाइकोलिसिस, है ना। आपने अगर मेटाबॉलिज्म वाली सीरीज़ फॉलो की होगी मेरी, तो मैंने जब ग्लाइकोलिसिस पढ़ाया था तो आपको बताया था कि उसमें क्या एक प्रोडक्ट बनता है, वो क्या होता है, फोस्फोइनोल पायरुवेट। तो ये फोस्फोइनोल पायरुवेट आपका आता है ग्लाइकोलिसिस से, राइट। इसके बाद ये दोनों ये दोनों कंपाउंड आपस में मिलकर बनाते हैं एक नया कंपाउंड जिसको आप बोलते हो, वो क्या बोलते हो, शिकिमिक एसिड, ठीक है। और इसीलिए इस पाथवे को हम बोलते हैं शिकिमिक एसिड पाथवे। ये चीज़ समझ में आई, राइट। इसके बाद चलते हैं आगे। तो शिकिमिक एसिड एक बार जब आपका बन गया, ठीक है, शिकिमिक एसिड आपका एक बार जब बन गया, अब आपका क्या बनता है इसके बाद आपका एक एंजाइम आता है, ठीक है। और उस एंजाइम का नाम होता है आपका ESPS एंजाइम, ठीक है। इसका नाम होता है ESPS एंजाइम। और ये क्या करता है, शिकिमिक एसिड को कन्वर्ट करता है आपका किसमें, आपका करता है फिनाइल एलेनिन में, ठीक है। और आपको पता है कि आपका फिनाइल एलेनिन क्या होता है, वो होता है आपका एक अमीनो एसिड, ठीक है, आपको पता होगा अच्छे से। और ये जो फिनाइल एलेनिन होता है ना, ये होता है आपका
प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो प्राइमरी मेटाबोलाइट भी इसमें एक बनता है आपका किसमें, सिक्मिक एसिड पाथवे में, ठीक है। अब यहाँ पे आपको तो यहाँ पे आपको ESPS का फुल फॉर्म भी याद रखना है, और वो क्या होता है, ESPS का फुल फॉर्म होता है आपका 5 इनॉल पायरुविल शिकिमिक 3-फॉस्फेट सिंथेस, ठीक है। तो ये होता है आपका ESPS का फुल फॉर्म। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, ठीक है। ESPS का फुल फॉर्म होता है आपका 5 इनॉल पायरुविल शिकिमिक 3-फॉस्फेट सिंथेस, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम आगे। अब आपका फिनाइल एलेनिन बन चुका था, राइट। तो फिनाइल एलेनिन के बाद क्या होता है, आपका बनता है ट्रांस सिनेमिक एसिड, राइट। ट्रांस सिनेमिक एसिड, और ये जो आपका ट्रांस सिनेमिक एसिड होता है वो होता है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन जब ट्रांस सिनेमिक एसिड में कन्वर्ट होता है तो यहाँ पे आपका होता है क्या, यहाँ पे होता है आपका डीएमीनेशन, ठीक है। और आपको पता है कि डीएमीनेशन का मतलब क्या होता है, रिलीज ऑफ अमोनिया। तो यहाँ पे एक फिनाइल एलेनिन में से एक अमोनियम ग्रुप निकल जाता है, ठीक है, जिसका मतलब डीएमिनेशन होता है और बनता है आपका ट्रांस सिनेमिक एसिड, ठीक है। और जो एंजाइम यहाँ पे इन्वॉल्व होता है, ठीक है, उस एंजाइम का नाम होता है आपका PAL पाल। ये एंजाइम आपके लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और इस एंजाइम का फुल फॉर्म अगर आप लिखना चाहते हैं तो वो ये है कि फिनाइल एलेनिन एक मिनट, थोड़ा सा हम पाल के बारे में समझ लेते हैं क्योंकि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज, फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज। ये जो फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज है ना, इसके लिए आपको कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें याद रखनी, जैसे कि जो पहली इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि दिस इज़ द मोस्ट स्टडीड एंजाइम बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। देख रहे हो ना यहाँ पे आपका पाल किसको कन्वर्ट कर रहा है, फिनाइल एलेनिन को, जो कि प्राइमरी मेटाबोलाइट है, इनटू ट्रांस सिनेमिक एसिड जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट है। तो ये प्राइमरी मेटाबोलाइट और सेकेंडरी मेटाबोलाइट के बिल्कुल मिडिल का एंजाइम है ना। और ये एक ऐसा एंजाइम है जिसको बहुत ज़्यादा स्टडी की गई है, ठीक है, क्योंकि ये इन्वॉल्व होता है कैसे ये प्राइमरी मेटाबोलाइट को सेकेंडरी मेटाबोलाइट में कन्वर्ट करता है, ठीक है। दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है पाल के बारे में कि इसकी जो एक्टिविटी है ना, ये कब एक्टिव होता है। पाल इज़ एक्टिवेटेड ड्यूरिंग स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, स्ट्रेस कंडीशन, ठीक है, लाइक न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी, ठीक है, लाइक फंगल इन्फेक्शन, ठीक है ना, एंड एज वेल एज हर्बी वोरस
अटैक, ठीक है। तो इन सब टाइम पे क्या आपका एक्टिवेट क्या होता है, पाल फिनाइल एलेनिन अमोनिया लाइज, और वो क्या करता है आपका प्राइमरी मेटाबोलाइट को कन्वर्ट कर देता है सेकेंडरी मेटाबोलाइट में। क्योंकि आपको पता है कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट की ज़्यादा ज़रूरत कब पड़ती है, स्ट्रेस कंडीशन के टाइम पे पड़ती है, किसी इन्फेक्शन के टाइम पे पड़ती है, और जब कोई एनिमल अटैक करता है तो उस टाइम पे पड़ती है, ठीक है। तो ये चीज़ तो आपको मैं पहले ही डिस्कस आपके साथ कर चुका हूँ, राइट। समझ में आ रही है ये चीज़, है ना। तो ये हो गया आपका पाल के बारे में। तो यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कई बार एग्ज़ाम में पूछ ले जाते हैं, ठीक है। इसके बाद आगे चलने से पहले ना मैं आपको एक चीज़ और बता दूं जो कि आपके लिए और यहाँ पे एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है, और वो ये है कि क्या होता है कि अभी आपने पढ़ा था कि जो ESPS एंजाइम होता है, ये वाला जो एंजाइम होता है ना, ये कन्वर्ट करता है आपको शिकेमिक एसिड को फिनाइल एलेनिन में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे आपका एक इनहिबिटर होता है जो आपको आपके इस ESPS एंजाइम को इनहिबिट करता है, ठीक है। इनहिबिट करता है, आपको उस इनहिबिटर का नाम याद रखना है, और उस इनहिबिटर का नाम होता है आपका ग्लाइफोसेट, ग्लाइफोसेट, ठीक है। ये आपका इनहिबिटर होता है, दिस इज योर इनहिबिटर, ठीक है। और ये आपका इनहिबिट करता है ESPS एंजाइम को और कन्वर्ट होने से रोक देता है किसको, शिकेमिक एसिड कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू फिनाइल एलेनाइन इन द प्रेजेंस ऑफ ग्लाइफोसेट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, राइट। और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि एक आपका प्लांट होता है मॉडिफाइड प्लांट्स, ठीक है। एक आपका जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है, आपका एक जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट होता है, क्रॉप होता है, जिसका नाम होता है आपका, जिसका नाम होता है राउंड रेडी, ठीक है, राउंड रेडी। एंड दिस इज योर जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप। और ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि क्योंकि ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है आपके लिए क्योंकि ये क्या करता है, ये क्या करता है आपका, ये आपका रेजिस्टेंट होता है। दिस क्रॉप प्लांट, दिस जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप प्लांट इज रेजिस्टेंट टू व्हाट, ग्लाइफोसेट। तो इसका नाम आपको याद रखना है राउंड रेडी का, ठीक है। ये आपका रेजिस्टेंट होता है किससे, ग्लाइफोसेट से। तो यहाँ तक ये इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं आगे, जिस हमारे क्या बन गया था, ट्रांस सिनेमिक एसिड, ठीक है। अब ट्रांस सिनेमिक एसिड आपका क्या है, सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो ट्रांस सिनेमिक एसिड से आपका क्या बनता है, आपका बनता है बहुत सारे वेरियस फेनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। और कौन कौन से फिनोलिक कंपाउंड्स, वो मैं ऑलरेडी आपको स्टार्टिंग में विद द हेल्प ऑफ एक टेबल एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है ना, सबके नाम आपको बता चुका हूँ, ठीक है। और यहाँ से आपको एक और चीज़, एक चीज़ याद रखनी है कि ट्रांससिनेमिक एसिड से एक सेकेंडरी मेटाबोलाइट बनता है, उसका नाम होता है आपका काउमेरिन। ये एग्ज़ाम में CSR में पूछा गया था एक बार, तो मैंने इसको यहाँ पे इन्वॉल्व कर दिया है, ठीक है। तो काउमेरिन इज़ फॉर्म फ्रॉम ट्रांससिनेमिक एसिड, ठीक है। और ट्रांसएनिमिक एसिड आपके बहुत सारे वेरियस फिनोलिक कंपाउंड्स बनाता है। तो ये था आपका शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, ओके। और यहाँ पे आपको एक चीज़ और याद रखनी है, जो आपका फिनाइल एलेनिन था, आपका जो फिनाइल एलेनिन था वो क्या है आपका इंटरमीडिएट, दिस फिनाइल एलेनिन इज योर इंटरमीडिएट बिटवीन बायोसिंथेसिस ऑफ वेरियस फिनोलिक कंपाउंड्स, दिस फिनाइल एलेनिन। तो आपको ये फिनाइल एलेनिन का नाम याद रखना है, ठीक है। ये अमीनो एसिड्स आपका शिकमिक एसिड पाथवे में होता है, और ये इंटरमीडिएट होता है बहुत सारे आपके फिनोलिक कंपाउंड्स के बनने में, ठीक है। अब हम चलते हैं अपने दूसरे पाथवे की तरफ, जो है हमारा मेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो यहाँ पे मेलोनिक एसिड पाथवे पे आने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं
कि जो मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था कि आपके दो पाथवे हैं, शिकिमिक एसिड पाथवे और मेलोनिक एसिड पाथवे, है ना। तो जो शिकिमिक एसिड पाथवे होता है ना, वो आपका ये जो है ये आपका मेनली होता है प्लांट्स में, ठीक है, मेनली अकर इन प्लांट्स, ठीक है। और जो ये जो आपका मेलोनिक एसिड पाथवे होता है, ठीक है, ये जो मेलोनिक एसिड होता है ये आपका मेनली देखने को मिलता है बैक्टीरिया एंड फंजाई में, ठीक है। मेजरली मेलोनिक एसिड पाथवे इज़ फाउंड इन बैक्टीरिया एंड फंजाई, तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। और ये पाथवे जो होते हैं शिकिमिक एसिड पाथवे और मेलोनिक एसिड पाथवे, ये आपको के एनिमल्स में या ह्यूमंस में प्रेजेंट नहीं होते, ठीक है। ये चीज़ यहाँ तक आपको क्लियर हो गई। तो अब हम चलते हैं आगे और डिस्कस करते हैं मेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना मेलोनिक एसिड पाथवे। ओके, मेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। तो इसमें ये छोटा सा पाथवे, इसमें हमें ज़्यादा कुछ समझना नहीं है, इसमें बस हमें दो तीन चीज़ें याद रखनी है कि इसका जो प्रिकर्सर होता है यहाँ पे वो होता है आपका एसिटाइल कोएंजाइम ए, ठीक है। दिस इज़ योर प्रिकर्सर मॉलिक्यूल, राइट, है ना। और एसिटाइल कोएंजाइम ए से आपका बनता है मेलोनिक एसिड, इसीलिए इसको बोलते हैं क्या, इसलिए इसको बोलते हैं आपके मेलोनिक एसिड पाथवे, ठीक है। इसके बाद मेलोनिक एसिड एक बार जब बन जाता है तो आपके मेलोनिक एसिड से ही बहुत सारे फिनोलिक कंपाउंड्स बनते हैं, ठीक है, राइट। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बस इसमें इतना ही याद रखना है कि मेलोनिक एसिड पाथवे में है, मेलोनिक एसिड कहाँ से बनता है, इसका प्रिकर्सर क्या होता है, आपका होता है एसिटाइल कोएंजाइम है ना। एसिटाइल कोएंजाइम से बनता है आपका मेलोनिक एसिड और उससे बनते हैं बहुत सारे आपके फिनोलिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई, राइट। अब चलते हैं हम आगे। यहाँ आगे चलने से पहले मैं आपको बता दूँ एक चीज़ इंपॉर्टेंट है। देखिए जो फिनोलिक कंपाउंड्स है, फिनोलिक कंपाउंड्स जो हैं आपके, वो आपके एक्ट कर सकते हैं, एक्ट एज बोथ, है ना, प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है, एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट, तो ये होते ही हैं। मतलब ये एक्चुअल में प्राइमरी मेटाबोलाइट नहीं है, लेकिन दे आर एक्टिंग एज प्राइमरी मेटाबोलाइट, ठीक है। तो वो फिनोलिक कंपाउंड्स जो प्राइमरी मेटाबोलाइट की तरह एक्ट कर रहे हैं, उसमें से एक आपको याद रखना है, वो क्या होता है, वो होता है आपका लिग्निन, ठीक है, लिग्निन। और बाकी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स के नाम मैं आपको ऑलरेडी टेबल में स्टार्टिंग में बता चुका हूँ, राइट। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। लिग्निन क्या होता है आप कॉपी में नोट कर लीजिए। लिग्निन इज प्रेजेंट इन ट्रैकाइड्स एंड वेजल्स एंड प्रोवाइड स्ट्रेंथ टू द प्लांट, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेलोनिक एसिड पाथवे के बारे में। अब जल्दी से हम जो मैंने आपको फिनोलिक कंपाउंड्स के नाम बताए थे, उनमें से कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स हैं जिनके बारे में हमें थोड़ा डिटेल में समझना है, क्योंकि वहाँ से एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपके कई बार आ चुके हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहले जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं, पहला जो हमारा फिनोलिक कंपाउंड है उसका नाम है फ्यूरेनो काओमेरिन। आपको याद होगा मैंने टेबल में बताया था, है ना, फ्यूरेनो काओमेरिन, ठीक है, फ्यूरेनो काओमेरिन। तो ये क्या है आपका फिनोलिक कंपाउंड है एंड दैट इज़ योर सेकेंडरी मेटाबोलाइट। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि ये कब एक्टिवेट होता है, ठीक है। तो दिस इज एक्टिवेटेड बाय यूवी लाइट, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है, यूवी लाइट के थ्रू ये एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है। और ये आपका कहाँ प्रेजेंट होता है, दिस कंपाउंड, दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट इज स्टोर्ड इन द एपोप्लास्टिक स्पेस,
या रीजन बोल सकते हो, रीजन ऑफ प्लांट, ठीक है, एपोप्लास्टिक रीजन ऑफ प्लांट, राइट। तो एपोप्लास्टिक रीजन क्या होता है वो जल्दी से हम देख लेते हैं 2 मिनट में, 2 मिनट नहीं, ज़्यादा टाइम हो गया 2 मिनट। देखो सिंपल अगर बोला जाए तो ये आपका सेल होता है, ठीक है, सेल के बाहर का जो एक रीजन होता है ना, ठीक है, समझ रहे हो, सेल के जस्ट बाहर का जो रीजन होता है, जब मैं आपको ट्रांसलोकेशन पढ़ाऊंगा ना तो वहाँ पे मैं आपको एपोप्लास्टिक रीजन और सिम्प्लास्टिक रीजन अच्छे से समझाऊंगा, ठीक है। अभी बस आपको ये याद रखना है कि लीव्स में, ठीक है, सेल्स में एक एपोप्लास्टिक रीजन होता है सेल्स के जस्ट आउटसाइड में, ठीक है, डिटेल में हम डिस्कस करेंगे कहाँ पे, ट्रांसलोकेशन में। तो ये होता है आपका एपोप्लास्टिक रीजन, ठीक है, बस आपको अभी इतना ही ध्यान रखना है। तो क्या होता है कि ये स्टोर होता है आपका एपोप्लास्टिक रीजन में, ठीक है। तो ये रिलीज़ कब होता है, ये रिलीज़ कब होता है, क्या होता है कि जब आपका मान लो कि कोई किसी हर्बीवोरस एनिमल ने आपका प्लांट का अटैक कर दिया, ठीक है, उन प्लांट्स पे जिनके एपोप्लास्टिक रीजन में आपके क्या स्टोर हैं, फ्यूरेनो काओमेरिन, राइट। तो क्या होता है जब जब एनिमल स्टार्ट चूइंग दोज प्लांट लीव्स, राइट, व्हेन द एनिमल स्टार्ट चूइंग, जब वो चबाना शुरू करते हैं उन प्लांट लीव्स को, तो क्या होता है कि एपोप्लास्टिक स्पेस और सेल के बीच में जो बाउंड्री होती है वो ब्रेक हो जाती है, ठीक है। और यहाँ पे जो आपके फ्यूरेनोकाइमेरिन है, मान लो ये आपके फ्यूरेनोकाइमेरिन है, ठीक है, तो ये बाउंड्री के ब्रेक होने की वजह से क्या होता है, ये फ्यूरेनोकाइमेरिन आपके सेल में एंटर कर जाते हैं, ठीक है, और सेल में आपका न्यूक्लियस होता है, ठीक है, और न्यूक्लियस में आपका क्या होता है, आपका डीएनए होता है। तो जब एनिमल इस पूरे प्लांट मतलब लीव्स को चबाना शुरू करेंगे तो पूरा का पूरा सेल तो ब्रेक हो जाएगा, ठीक है, तो डीएनए भी आपका रिलीज हो जाएगा एक तरीके से। तो ये जो काओमेरिन है ना, जो फ्यूरेनो है, ये मान लो ये पिंक कलर के हैं, ठीक है, तो ये क्या करते हैं आके ना आपके डीएनए के साथ बाइंड हो जाते हैं, ठीक है, ड्यूरिंग द चूइंग ऑफ plants by the herbivorous animals. These furanocoumarin is released from the apoplastic space and bind with the double-stranded DNA. ओके, नियर द पायरिमिडीन बेस। आपको पता है कि डीएनए में प्यूरिन और पायरिमिडीन बेसिस होते हैं, तो पायरिमिडीन बेसिस पे आके फ्यूरेनोकाइमेरिन आपके बाइंड हो जाते हैं एंड देयर फोर रेप्लिकेशन, ट्रांसक्रिप्शन एंड रिपेयर मैकेनिज्म गेट ब्लॉक्ड। और जब एक बार ये प्रोसेस आपका सेंट्रल डॉग्मा का प्रोसेस ब्लॉक हो जाता है तो क्या होता है कि सेल की डेथ हो जाती है, और उसकी वजह से क्या होती है, अगर सारे के सारे अगर सेल्स को अफेक्ट मेजॉरिटी ऑफ सेल्स को अफेक्ट किया अगर फ्यूरेनोकाइमेरिन है, ठीक है, तो क्या होगा, आपके एनिमल्स की भी डेथ हो सकती है ना। तो इस तरीके से ये आपके प्लांट को प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे जल्दी से हम लिख लेते हैं, chewing during chewing of plants during chewing of plants by herbivorous animals, these furanocoumarin is released from एपोप्लास्टिक रीजन, राइट, एपोप्लास्टिक स्पेस है ना, यहाँ से रिलीज हो जाते हैं, ओके, और उसके बाद क्या करते हैं, बाइंड्स विद द pyrimidine बेस ऑफ डबल स्टैंडर्ड डीएनए, है ना। उसके बाद क्या करते हैं, देन दे ब्लॉक देन दे ब्लॉक रेप्लिकेशन, रिपेयर एंड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से फ्यूरेनोकाइमेरिन प्लांट को प्रोटेक्ट करता है,
ठीक है, और फिर हो जाती है आपकी क्या, सेल की डेथ। ठीक, चलिए, तो ये तो हो गया आपका फ्यूरेनो काउमेरिन के बारे में। दूसरा जो है आपका वो है आपका कि जो कुछ फिनोलिक कंपाउंड्स एक्ट करते हैं, एक्ट एज एलिलोपैथिक कंपाउंड्स, ठीक है, राइट। एंड एलिलोपैथिक कंपाउंड्स आर दोज विच इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ अदर प्लांट्स, ठीक है, तो आप ये नोट कर लेना, ठीक है। उसके बाद तीसरा जो फिनोलिक कंपाउंड है वो है आपका फ्लेवानॉइड्स, ओके, फ्लेवानॉइड्स। तो आपको इसके बारे में एक चीज़ याद रखनी है कि दीज द फ्लेवानॉइड्स आर द लार्जेस्ट क्लास ऑफ फिनोलिक कंपाउंड, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। उसके बाद चलते हैं आगे और देखते हैं कि जो फ्लेवानॉइड्स होता है ना, ये मेनली चार क्लासेस में, चार सब क्लासेस में डिवाइडेड है, ठीक है। जो आपका फ्लेवानॉइड है वो आपका मेनली चार क्लासेस में डिवाइडेड है। तो पहला है आपका एंथोसाइनिन, ठीक है, पहला है आपका एंथोसाइनिन। तो आप देखते हैं कि जो बहुत कुछ कुछ फ्लावर्स में बहुत ही जो उनके कलर्स होते हैं बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव होते हैं, बहुत ज़्यादा सुंदर होते हैं, ब्यूटीफुल कलर्स ऑफ द फ्लावर्स, वो किसकी वजह से होते हैं, वो होते हैं आपके एंथोसाइनिन की वजह से, राइट। सो ब्यूटीफुल, और आप बोल सकते हैं गॉर्जियस कलर ऑफ फ्लावर इज ड्यू टू एंथोसाइनिन। ये चीज़ समझ में आई है ना। तो ये क्या करता है, एंथोसाइनिन की वजह से ये क्या करता है, अट्रैक्ट करता है ना। देयर फोर these plants which have anthocyanin as phenolic compounds, they attract, to whom they attract animals for pollination, है ना, पॉलिनेशन के लिए अट्रैक्ट करते हैं, एंड सीड डिस्पर्सल। तो जब एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे तो वो क्या करेंगे, सीड को डिस्पर्स कर देंगे एक प्लांट से दूसरे प्लांट पे, है ना। ये चीज़ समझ में आई। तो जो एंथोसाइनिन होते हैं ना, नेक्स्ट पॉइंट, एंथोसाइनिन जो होते हैं ये होते हैं आपके शुगर कंटेनिंग, ये एक्चुअल में आपका पिगमेंट होता है ना, तभी तो ये इतने सुंदर सुंदर कलर आपके फ्लावर्स को प्रोवाइड करवाता है ना। आपको पता है कि पिगमेंट्स की वजह से ही तो प्लांट्स को कलर मिलते हैं। तो एंथोसायनिन इज़ वन ऑफ दैट पिगमेंट, ठीक है। और ऊपर से इसके पास शुगर होता है, तो मतलब टेस्ट भी है और कलर भी है ना। तो जब प्लांट्स के पास एनिमल्स आते हैं अट्रैक्ट होकर कलर की वजह से, और जब इसको टेस्ट करते हैं तो और अच्छा लगता है, तो वो और ज़्यादा अट्रैक्ट हो जाता है। फिर वो किस में हेल्प करते हैं, पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं, ठीक है, और सीड डिस्पर्सल में हेल्प करते हैं, ठीक है। अगर इसमें से एक क्वेश्चन और आ सकता है कि अगर आपके एंथोसाइनिन में से शुगर को निकाल दिया जाए, ठीक है, मतलब अगर एंथोसाइनिन में से आपके शुगर को निकाल दिया जाए तो क्या बचेगा, तो उस प्रोडक्ट को आप बोलोगे एंथोसाइनिडिन, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड है वो है, देखते हैं कौन सा है, वो है आपका, वो है फ्लेवोन्स, ठीक है। जो नेक्स्ट है आपका फ्लेवोनॉइड्स वो है आपका फ्लेवोन्स, ठीक। तो फ्लेवोन्स के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। कुछ नहीं, ये क्या करता है, फ्लेवोन्स क्या करता है, इट डेवलप कॉन्सेंट्रिक रिंग एट द सेंटर ऑफ
फ्लावर, ठीक है। मतलब ऐसे ऐसे करके एक तरीके से फ्लावर के सेंटर में कॉन्सेंट्रिक रिंग बनाता है। ये जो है आपका कॉन्सेंट्रिक रिंग है। तो इसकी वजह से क्या होता है कि ये जो कॉन्सेंट्रिक रिंग है ना आपका, वो क्या करता है, एक्ट एज नेक्टर गाइड फॉर इंसेक्ट पॉलिनेटर्स, ठीक है। इंसेक्ट पॉलिनेटर्स के लिए ये एज ए नेक्टर गाइड करता है, एज ए गाइड करता है फॉर नेक्टर, कि ये नेक्टर यहाँ पे आपका प्रेजेंट है। तो इंसेक्ट क्या करते हैं, इन रिंग्स को फॉलो करते 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 सेंटर तक पहुँच जाते हैं। तो ये काम होता है आपका फ्लेवोन्स का, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट फ्लेवोनॉइड्स होता है वो होता है आपका टैनिन, राइट। वो होता है आपका थर्ड जो होता है फ्लेवोनॉइड्स, वो होता है आपका टैनिन, ठीक है। तो टैनिन क्या करता है, देखिए टैनिन क्या करता है कि टैनिन ब्लॉक करता है आपके फॉर्मेशन ऑफ एंडोथिलिन 1, ठीक है। पहले तो आप ये समझ लीजिए कि इट ब्लॉक्स फॉर्मेशन ऑफ एंडोथिलिन 1, ठीक है। अब यहाँ पे आपको थोड़ी सी एक बात समझनी होगी कि एंडोथिलिन एंडोथिलिन के 1 का काम क्या होता है। एंडोथिलिन 1 का काम होता है आपका ब्लड वेसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करने की करता है ये, ठीक है। रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड वेसल कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। और इसकी वजह से आपको देखने को मिलती हैं बहुत सारी दिल की बीमारियां, है ना, वेरियस हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स, ठीक है। समझ रहे हो इस चीज़ को। तो एक तरीके से एंडोथिलिन 1 क्या कर रहा है, आपको बहुत सारी हार्ट रिलेटेड डिसीज़, हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो टैनिन होता है ना आपका, वो क्या करता है, इनहिबिट करता है किसको, एंडोथिलिन 1 को। मतलब कि अगर जिन प्लांट्स में टैनिन होगा, ठीक है, आप उनको एज ए डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। वो क्या करेगा, आपके हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेगा, आपको दिल की बीमारियों से बचाएगा, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स कौन कौन से होते हैं, ठीक है, उनका एग्जांपल आपको याद रखना है। कौन से फ्रूट, कौन कौन से फ्रूट्स में आपको टैनिन मिल सकता है। एप्पल में, ठीक है, ब्लैकबेरी में, ठीक है। तो इस टाइप के आपको फ्रूट्स लेने होंगे। और आपका जो टैनिन प्रेजेंट होता है वो आपका रेड वाइन में भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, ठीक है। एक तो एप्पल आपको खाना है, ब्लैकबेरी खाना है, ठीक है। इसलिए बोलते हैं ना 1 एप्पल पर डे कीप्स यू हेल्दी, ठीक है। तो यही राज है इसका, क्योंकि इसमें टैनिन होते हैं और ये आपके बहुत सारे हार्ट रिलेटेड प्रॉब्लम्स को नहीं होने देते, उससे बचाते हैं आपको, ठीक है। और रेड वाइन भी आपके लिए काफ़ी हेल्दी होती है। तो ये दोनों चीज़ें क्या करती हैं, ये जो टैनिन है ये आपके क्या करती हैं, ये क्या करती हैं, आपके हार्ट मसल्स को रिलैक्सेशन पहुंचाती है, रिलैक्सेशन पहुंचाती है, ठीक है ना। तो टैनिन ब्लॉक्स एंडोथेलियल फॉर्मेशन एंड इंड्यूस्ड कार्डियक मसल रिलैक्सेशन। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है, किसके बारे में, टैनिन के बारे में, राइट। इसके बाद नेक्स्ट जो हमारा फ्लेवोनॉइड्स है वो क्या है भाई, वो देख लेते हैं। वो है आपका फाइटोइलेक्सिन, ठीक है। वो है आपका फाइटोएलेक्सिन, ठीक है। तो ये इसमें ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट खास बात नहीं है। ये क्या है,
आपके प्लांट जितने भी डिफेंसिव केमिकल्स मिलते हैं, सॉरी बनाते हैं, सिंथेसिस करते हैं, उन सबको मिलाकर एक टर्म दिया गया है, उसको बोलते हैं फाइटो एलेक्सिन। ठीक है, तो ये क्या है आपका, फाइटो एलेक्सिन इज द कलेक्टिव टर्म फॉर ऑल द डिफेंस chemicals synthesized by plants। ठीक है, तो ये हो गया आपका फ्लेवोनॉइड फाइटो एलेक्सिन। ठीक है, इसके बाद आपका लास्ट जो फिनोलिक कंपाउंड हम समझने जा रहे हैं वो है आपका आइसोफ्लेवोनॉइड्स। आइसोफ्लेवोनॉइड्स, तो ये सब चीज़ें आपके किसके अंदर चल रही हैं, अगर ध्यान हो तो फ्लेवोनॉइड्स के सब क्लासेस चल रहे हैं, है ना। किसके सब क्लासेस चल रहे हैं, फ्लेवोनॉइड्स के। ठीक है, तो यहाँ तक थे आपके फाइटोएलेक्सिन, मैंने बताया था ना 4 सब क्लासेस होते हैं फ्लेवोनॉइड्स के, तो ये फाइटोएलेक्सिन वाज द 4th सब क्लास ऑफ फ्लेवोनॉइड्स। ठीक है, ये उसका नहीं है, मतलब ये सब क्लास नहीं है फ्लेवोनॉइड्स का, ये आइसोफ्लेवोनॉइड है, मतलब उसकी तरह ही है। और इसका काम क्या होता है कि इसके पास होती है, it has anti-esterogenic effect, एंटी इफेक्ट। ठीक है, आपको पता है ना एस्टेरोजन इज योर हार्मोन, है ना, ये एक हार्मोन होता है एनिमल्स में, ह्यूमंस में, है ना, और इसके पास एंटी स्टीरोजेनिक प्रॉपर्टी होती है, इसीलिए ये अगर इन प्लांट्स को एनिमल्स ने कंज्यूम कर लिया जिसके अंदर आइसोफ्लेवोनॉइड्स होते हैं, तो वो क्या करेगा, उन एनिमल्स में क्या करेगा, इंड्यूस स्टेरिलिटी। ठीक है, इन ग्रेजिंग फीमेल्स, क्योंकि फीमेल्स में ही तो एस्ट्रोजन हार्मोन मिलता है, फीमेल, है ना, या मैमल। ठीक है, ग्रेजिंग फीमेल एंड मैमल। तो ये था आपका फ्लेवोनॉइड्स के बारे में और फिनोलिक कंपाउंड्स के बारे में। ठीक है, अब हमारा बचा है छोटा सा टॉपिक सेकेंडरी मेटाबोलाइट का, फिर हमारा सेकेंडरी मेटाबोलाइट विल बी ओवर। ठीक है, तो वो लास्ट जो टॉपिक है वो है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड। ठीक है, तो वो हम डिस्कस कर लेते हैं जल्दी से। तो जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है इसके बारे में ज़्यादा कुछ आपको ध्यान में नहीं रखना, जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं फटाफट वो डिस्कस कर लेते हैं। कौन कौन से हैं, तो हम कौन सा पढ़ने जा रहे हैं, नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स। ठीक है, आपको मैंने स्टार्टिंग में क्लासीफाई किया था सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को, तो ये जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स है दिस इज़ द 3rd कैटेगरी। ठीक है ना, ये क्या है आपका सेकेंडरी मेटाबोलाइट। ठीक है, एंड दिस इज द 3rd एंड लास्ट कैटेगरी दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस। ठीक है, अब इसमें सबसे पहली चीज़ आपको याद रखनी है कि जो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स हैं जो कि सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं, वो आपके सिंथेसाइज होते हैं किससे, सिंथेसाइज्ड बाय 2 पाथवेज, है ना। कौन कौन से हैं, आपने उनका नाम पहले समझ रखा है, उनके बारे में पढ़ रखा है, वो है शिकमिक एसिड पाथवे, ठीक है, और दूसरा है आपका मेलोनिक एसिड पाथवे। तो अब इसको दोबारा से हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, और इसमें से सिर्फ यही क्वेश्चन पूछ जाते हैं कि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो होते हैं, जो सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स होते हैं, वो कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। तो आपको कुछ नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के कोई भी नाम दे दिया जाएगा, जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि कौन कौन से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के अंदर आते हैं। ठीक है, तो और पूछा जाएगा कि कौन से पाथवे से सिंथेसाइज होते हैं। ठीक है, तो जल्दी से हम डिस्कस कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में। तो मैंने आपको एक नाम बताया था, याद होगा आपको, एल्केलॉइड। ठीक है, तो सबसे पहले आपका है एल्केलॉइड, राइट, है ना। तो इन एल्केलॉइड नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ हेट्रोसाइक्लिक रिंग। ठीक है, समझ में आ रहा है,
एल्कलॉइड में क्या होता है आपका, नाइट्रोजन इज द पार्ट ऑफ, इसमें एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है, किसमें, एल्कलॉइड में, इसलिए तो नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, मतलब इसमें एक हाइड्रोसाइक्लिक रिंग प्रेजेंट होती है और उस हाइड्रोसाइक्लिक रिंग में जो नाइट्रोजन होता है आपका, इसलिए ये होता है आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स, नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, ठीक है। और ये जो एल्कलॉइड्स होते हैं ना, ये होते हैं आपके एल्कलीन इन नेचर, एल्कलीन इन नेचर। तो ये हो गया आपका सेकेंड इंपॉर्टेंट पॉइंट, राइट, ओके। एंड थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट इज एट फिजियोलॉजिकल पीएच, दैट इज पीएच 7, याद रखना, फिजियोलॉजिकल पीएच, दीज एल्कलॉइड्स आर प्रेजेंट इन प्रोटोनेटेड फॉर्म, ठीक है, इट इज प्रोटोनेटेड, alkaloids are protonated, that's why it contains positive charge, ठीक है, ये चीज़, ठीक है। और अब इसके बाद जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ना, वो आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वहाँ से आपके डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और वो पॉइंट क्या है, वो ये है कि जो एल्कलॉइड्स होते हैं, एल्कलॉइड्स आर डिराइव्ड फ्रॉम अमीनो एसिड्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम एक टेबल बनाएंगे और उसमें कुछ जल्दी से कुछ इम्पॉर्टेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे, ठीक है। कौन से एग्जांपल्स, एल्कलॉइड्स के, ठीक है। तो ये टेबल आपको याद रखनी है, ठीक है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि कौन कौन से एल्कलॉइड हैं, कौन से एल्कलॉइड का क्या प्रिकर्सर है, प्रिकर्सर, ठीक है, और उसका फंक्शन क्या है। तो तीन चीज़ें हम लोग यहाँ पे देखेंगे और तीनों को आपको याद रखना है, ठीक है। तो एल्कलॉइड, प्रिकर्सर और फंक्शन, ठीक है। जो पहला एल्कलॉइड आने जा रहा है आपके सामने वो है कोडीन, कोडीन, ठीक है। और कोडीन का जो आपका प्रिकर्सर होता है वो होता है आपका टायरोसिन, ठीक है, वाई है उसका एब्रीविएशन, टायरोसिन, राइट। और जो आपका उसका जो फंक्शन होता है, उसका जो फंक्शन होता है वो होता है क्या, वो होता है, इसको यूज़ किया जाता है कफ सिरप में, यूज्ड इन कफ सिरप, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट एल्कलॉइड है वो है आपका मॉर्फिन, मॉर्फिन। ये चीज़ें मैंने आपको पहले ही टेबल में बता दी थी, अब उनको बस हम उनके बारे में थोड़ा इंपॉर्टेंट जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं कि इसका कौन सा अमीनो एसिड प्रिकर्सर है वो चीज़ डिस्कस कर रहा है। तो इसका भी प्रिकर्सर होता है आपका टायरोसिन, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है वो होता है सेम, यही वाला फंक्शन होता है, यूज्ड इन कफ सिरप, ठीक है, राइट। तो ये जो होता है ना कफ सिरप में क्यों होता है, क्योंकि ये होता है आपका, इसके पास जो प्रॉपर्टी होती है वो होती है एनाल्जेसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, इसलिए इसको एज ए कफ सिरप यूज़ करते हैं। तो इन दोनों का सेम फंक्शन है, सेम प्रिकर्सर है, ठीक है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। तीसरा जो है वो है आपका रिजरपाइन, ठीक है, रिजरपाइन। और इसका जो जो प्रिकर्सर है वो है अमीनो एसिड आपका ट्रिप्टोफेन, दैट इज़ डब्ल्यू, ट्रिप्टोफेन, ठीक है। और इसका जो फंक्शन होता है ये आपका इन्वॉल्व होता है हाइपर टेंशन में, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा एल्कलॉइड, दैट इज स्ट्राइकीन, स्ट्राइकीन, ठीक है, स्ट्राइकीन। और इसका जो प्रिकर्सर है वो है आपका सेम, दैट इज ट्रिप्टोफेन, ओके। और जो इसका फंक्शन होता है, इसका जो फंक्शन होता है वो
ये एक्ट करता है एज ए पॉइज़न, ठीक है। और आप जो चूहे मारने की दवाई लेके आते हो मार्केट से, उसमें आपका क्या होता है, स्ट्राइकिन। लेकिन अब मार्केट में जाके ये मत बोलना भैया से कि भैया एक स्ट्राइकिन दे दो, ठीक है, समझ रहे हो। उस आपको रेड पॉइज़न ही बोलना है, बट वहाँ पे आपको रेड पॉइज़न में क्या होता है, स्ट्राइकिन होता है। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। पांचवा जो होता है आपका एल्कलॉइड, वो है आपका फिफ्थ एल्कलॉइड इज़ निकोटिन, है ना। आप में से कोई लेता तो नहीं है निकोटिन, है ना, गुड। निकोटिन, ठीक है, अभी बहुत बवाल चल रहा है बॉलीवुड में इसके ऊपर, है ना। और इसका प्रिकर्सर जो होता है वो होता है क्या, ऑर्निथिन। ऑर्निथिन एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड है, ऑर्निथिन, ठीक है। एक बार चेक कर लेना ऑर्निथिन के बारे में, इसका प्रिकर्सर होता है ऑर्निथिन, ठीक है। आई थिंक ये एक मॉडिफाइड अमीनो एसिड ही है, फिर भी आप एक बार कंफर्म कर लेना। आई डोंट रिमेंबर, मेरे को याद नहीं आ रहा, मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा। इसका जो फंक्शन होता है वो होता है आपका, ये एक्ट करता है एज ए स्टिमुलेंट, ठीक है, एंड एज एन एंटी डिप्रेसेंट, ठीक है। तो ये था आपके एल्कलॉइड्स के बारे में, ठीक है। उसके बाद अब हम जल्दी से चलते हैं आगे, और कुछ फटाफट पॉइंट्स बचे हुए हैं वो देख लेते हैं, है ना। तो यहाँ पे क्या होता है, कुछ प्लांट्स जो होते हैं ना, अभी हम नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स की ही बात कर रहे हैं, वो ओवर नहीं हुआ, ठीक है। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो होता है आपका सम प्लांट्स आर स्टोर साइनोजेनिक कंपाउंड्स लाइक ग्लाइकोसाइनोलेट्स, ठीक है, ग्लाइकोसाइनोलेट्स, ठीक है। ये भी आपका एक नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, दैट इज सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स, है ना। एंड सम प्लांट्स स्टोर दिस ग्लाइकोसाइनोलेट्स एंड दैट इज योर साइनोजेनिक कंपाउंड्स। तो इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, फटाफट डिस्कस कर लेते हैं। पहली प्रॉपर्टी ये है कि दिस इज़ नॉट टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, ठीक है, नॉट टॉक्सिक फॉर प्लांट्स, ठीक है, ओके। क्या होता है, ये टॉक्सिक प्लांट के लिए क्यों नहीं होता, लेकिन अगर इन प्लांट्स को किसी एनिमल ने खा लिया, ठीक है, तो ये उनके लिए टॉक्सिक होता है, लेकिन प्लांट्स के अंदर स्टोर रहता है और उनके लिए टॉक्सिक नहीं होता। ये ऐसा इसलिए होता है क्योंकि साइनोजेनिक कंपाउंड्स आर लोकेटेड इन मीसोफिल सेल्स, ठीक है। क्या होता है कि आपको मैंने जब आपने फोटोसिंथेसिस पढ़ा तो आपने वहाँ पे दो टाइप की सेल्स पढ़ी होंगी, मैंने आपको पढ़ाया था। एक तो होता है आपका एक होता है मीसोफिल सेल, ये मान लो मीसोफिल सेल है आपकी, ठीक है। और दूसरी जो होती है वो होती है आपकी वो आपकी कौन सी होती है, बंडल शीथ सेल्स, ठीक है। तो जो आपका साइनोजेनिक कंपाउंड्स हैं जैसे कि ग्लाइकोसाइनोलेट, ये आपका होता है यहाँ पे, ठीक है। मान लो कि ग्लाइकोसाइनोलेट आपका प्रेजेंट है मेसोफिल सेल में, मान लो, क्या होता ही है ना। और इस ग्लाइकोसाइनोलेट को जो हाइड्रोलाइज करते हैं, जो इसको ब्रेक करते हैं, वो एंजाइम्स आपके कहाँ प्रेजेंट होते हैं, वो होते हैं आपके बंडल शीथ सेल में, है ना। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स फॉर ग्लाइकोसाइनोलेट्स, ये आपके होते हैं बंडल शीथ सेल में, ठीक है। तो क्या होता है, जब प्लांट्स के ऊपर, इन प्लांट्स के ऊपर जिनके अंदर जिसमें ग्लाइकोसाइनोलेट्स स्टोर्ड हैं, इन पे जब किसी एनिमल का अटैक होता है, कोई एनिमल अटैक करता है और वो इन प्लांट्स के लीव्स को चबाना शुरू करते हैं, दे स्टार्ट चूइंग द लीव्स ऑफ दीज प्लांट्स। तो कि क्या होता है कि ये जो बंडल शीथ सेल के जो सेल मेम्ब्रेन है, ठीक है ना, और आपका जो मेसोफिल सेल का जो सेल मेम्ब्रेन है, वो क्या होता है, ब्रेक हो जाता है। क्या होता है, ये आपका ब्रेक होता है व्हेन हर्बीवोरस एनिमल स्टार्ट चूइंग दीज प्लांट्स। तो ब्रेक होने की वजह से क्या होता है कि
ये ग्लाइकोसाइनोलेट बाहर आ जाता है, ग्लाइकोसाइनोलेट बाहर आ जाता है, प्लस ये चीज़ भी आपकी बाहर आ जाती है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स, ये भी आपके बाहर आ जाते हैं, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होता है, जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो आपका बनता है क्या, बहुत ही डेंजरस कंपाउंड, एंड दैट इज़ साइनाइड। और आपको साइनाइड के बारे में तो बताने की ज़रूरत है ही नहीं। अब साइनाइड जो भी एनिमल खाएगा, है ना, उसका क्या होगा, अल्टीमेटली ही विल और दे विल डाई। तो इस तरीके से ग्लाइकोसाइनोलेट आपका एक्ट करते हैं, ठीक है। तो साइनाइड का काम क्या होता है, साइनाइड खाने से एनिमल्स या ह्यूमंस कोई भी अगर इसको इनटेक करेगा तो वो मर क्यों जाएगा, वो उसके डेथ क्यों होगी, क्योंकि साइनाइड क्या करता है ना, इट ब्रेक्स द साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज, ठीक है, इट ब्रेक साइटोक्रोम सी ऑक्सीडेज। और ये आपका बहुत इम्पॉर्टेंट एंजाइम है जो इन्वॉल्व होता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में, जो कि एटीपी फॉर्मेशन, एटीपी सिंथेसिस में हेल्प करता है। तो जब आपका एटीपी सिंथेसाइज होगा ही नहीं तो कि कोई भी आप काम नहीं कर पाओगे, अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी, क्योंकि सेल को एनर्जी नहीं मिलेगी। तो इस तरीके से साइनाइड एक्ट करता है। और जो भी एनिमल, हार्बीवोरस मैमल्स, इन प्लांट्स को खाएगा जिनके अंदर ग्लाइकोसाइनोलेट अवेलेबल है, ठीक है, तो क्या होगा, उनकी डेथ निश्चित है, उनका मरना निश्चित है। इसीलिए कभी भी इन प्लांट्स को भूल कर भी नहीं खाना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट हमारा बचा है नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में लास्ट टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, एंड दैट आफ्टर दैट दिस सेकेंडरी मेटाबोलाइट विल बी ओवर, है ना। और लास्ट टॉपिक जो है हमारा नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड में जो नेक्स्ट क्लास है इसकी, वो है आपका नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड। यार ये स्पेलिंग्स जो होती है ना, मेरे को बड़ी इनमें कन्फ्यूजन होती है हमेशा, इनकी स्पेलिंग्स आप एक बार चेक कर लेना। वैसे आई थिंक दिस इज़ राइट, प्रोटीनेशियस, ठीक है। तो नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स, कुछ अमीनो एसिड्स ऐसे होते हैं जो कि प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व नहीं होते हैं, है ना। आपको मैंने जब प्रोटीन्स के बारे में पढ़ाया था तो आपको बताया था कि एक होता है प्रोटीनोजेनिक अमीनो एसिड, मतलब प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड, एंड others are non-proteinaceous amino acid. तो मतलब कुछ amino acids are involved in protein synthesis and some of the amino acids are not involved in protein synthesis. तो हम यहाँ पे उन amino acids की बात कर रहे हैं जो protein synthesis में involve नहीं होते, ठीक है। तो non-proteinaceous amino acids are unusual amino acids, okay, but they are similar to proteinaceous amino acids, right. तो उसका जो एग्जाम्पल है वो है आपका पहला जो एग्जाम्पल हम पढ़ने जा रहे हैं, नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स एंड दैट एक्ट एज सेकेंडरी मेटाबोलाइट, ठीक है। वो है आपका क्या, वो है आपका कैनावेनाइन, ठीक है, कैनावेनाइन। तो ये आपका सिमिलर होता है किसके, इट इज सिमिलर टू एल आर्जिनिन एंड found in some leguminous plants, ठीक है, राइट। तो ये हो गया। दूसरा जो है आपका नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड्स जो एक्ट करता है एज ए सेकेंडरी मेटाबोलाइट एंड दैट इज आल्सो नाइट्रोजन कंटेनिंग सेकेंडरी मेटाबोलाइट, वो है आपका एजिटिडिन 2 कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। ये होता है आपके किसके सिमिलर, दिस नॉन प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड इज सिमिलर टू प्रोलीन, ठीक है। और प्रोलीन क्या आपका प्रोटीनेशियस अमीनो एसिड है ना। तो ये प्रोलीन के सिमिलर होता है, ठीक है। ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो ये था आपका नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड्स के बारे में, है ना। तो अब आपका जो ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट है ना, सेकेंडरी मेटाबोलाइट आपका CSIR के लिए सफिशिएंट है, जो अभी मैंने आपको ये समझाया है।
आप चाहे तो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देख लेना, आपको मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस 90% क्वेश्चन 95% क्वेश्चन जो मैं हमेशा बोलता हूँ वो आपको यहाँ से सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स आपको मिल जाएंगे। एक दो क्वेश्चन जो आउट ऑफ बॉक्स आते हैं, ठीक है, उनके बारे में मैं नहीं कह सकता, लेकिन मेरा जो टारगेट है वो है मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस को कवर करना, ठीक है। तो आपके जो मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चंस है सेकेंडरी मेटाबोलाइट से CSIR के लिए वो आपके पोर्शन कवर हो चुके हैं, ठीक है। आप इनको पढ़ लीजिए, उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टॉपिक बहुत जल्दी, है ना। और कुछ ही टॉपिक्स बचे हैं, गिनती के गिने चुने बचे हैं, जैसे कि एक बचा है आपका ट्रांसलोकेशन, ठीक है, उसको हम स्टार्ट कर सकते हैं, या हम स्टार्ट कर सकते हैं सेंसरी फोटो बायोलॉजी, जिसमें आप फाइटोक्रोम्स वगैरह के बारे में बात करेंगे, फाइटोक्रोम साइटोक्रोम, ठीक है ना। और एक बचा है आपका स्ट्रेस फिजियोलॉजी। तो इन तीनों में से कोई एक टॉपिक हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो मोस्ट प्रोबेबली आई विल स्टार्ट अबाउट द ट्रांसलोकेशन, है ना। बट देखता हूँ मैं कौन सा स्टार्ट करते हैं, बट आप पढ़ते रहिए, ठीक है ना। और कैसी लग रही है आपको वीडियोस आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक और आप CSIR की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ज़रूर ये चैनल सब्सक्राइब कर लेना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको मिलने वाले हैं बहुत सारी ढेरों वीडियोस जो आपके मार्क्स को फॉर श्योर बढ़ा सकती है, ठीक है। क्योंकि हम लोग कवर कर रहे हैं सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, ठीक है। प्लांट फिजियोलॉजी ऑलमोस्ट ख़त्म होने वाला है, बायोकेमिस्ट्री ख़त्म हो चुकी है CSIR के लिए फॉर दिस CSIR, ठीक है ना। और इसको कवर करने के बाद हम स्टार्ट करेंगे जहाँ तक है मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।